आइए दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हिंदी अनमोल ऑनलाइन चैनल पर। हम पढ़ रहे थे हिंदी साहित्य का इतिहास। आज आदिकाल की हम लोगों की 6वीं क्लास होनी चाहिए। हम लोग पिछली कक्षाओं में देख चुके हैं इतिहास के स्रोत, इतिहास लेखन की परंपरा, ये सब चीजों को हम लोग देखते हुए आगे बढ़े हुए हैं। आज हम लोग देखेंगे इतिहास, हिंदी इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी इतिहास को सबसे पहले किसने लिखा, वो कहाँ का रहने वाला था, उन्होंने हिंदी इतिहास को किस प्रकार से लिखा, कितने भागों में लिखा, ये सारी चीज आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के अंतर्गत। आइए देखते हैं। और सबसे पहले देखते हैं किसने हिंदी इतिहास लेखन परंपरा का प्रारंभ किया और उन्होंने कौन सा इतिहास लिखा है, उनके बारे में जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, हिंदी इतिहास लेखन परंपरा। हिंदी साहित्य इतिहास, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा। लेखन परंपरा, इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गार्सा दत्तासी को। सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, गार्सा दत्तासी। नंबर 1 पर कौन है? गार्सा दत्तासी। आइए इस विद्वान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये विद्वान हिंदुस्तान का नहीं था, यह एक फ्रेंच विद्वान था, भारत का निवासी नहीं था। इन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का कार्य प्रारंभ किया। हमारे भारतीयों के लिए सबसे बड़े शर्म की बात तब होती है जब एक विदेशी व्यक्ति हमारा इतिहास लिख रहा है, जो कि हमको बिल्कुल नहीं जानता। और आपको एक बात ये जानकर बड़ी अचंभा होगी कि यह व्यक्ति भारत, अगर आपसे ये पूछा जाए ये व्यक्ति जो इतिहास लिखने जा रहा है, भारतीयों का हिंदी का इतिहास लिखने जा रहा है, तो जाहिर सी बात होगी कि वो भारत में आया होगा, वहां की आर्थिक स्थिति को देखा होगा, वहां की सामाजिक स्थिति को देखा होगा, वहां के कवियों को देखा होगा, वहां के रहन सहन, प्राकृतिक सारी चीजों की जानकारी लेने के बाद ही तो ये व्यक्ति इतिहास लिखेगा। तभी तो ये व्यक्ति इतिहास लिख सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ये गार्सा दत्तासी फ्रेंच का विद्वान है। इसको आप लिख लीजिए, कहां का विद्वान है? फ्रेंच का। ये कहां का विद्वान है? फ्रेंच। ये तो फ्रेंच का विद्वान है। क्या हमारे बारे में जान रहा है? क्या हमसे मिला है? क्या भारतीयों के रहन सहन को देखा है? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि गार्सा दत्तासी कितनी बार भारत आया था, तो शायद कोई ही व्यक्ति कहेगा कि 1 बार, कोई कहेगा 2 बार, कोई कहेगा 10 बार, कोई कहेगा 20 बार आया था, तभी जाकर के भारतीय इतिहास लिखा। लेकिन ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ था। कोई एक बार, आपको ये मालूम होगा कि एक बार भी यह विद्वान मतलब भारत आया ही नहीं था। ये विद्वान, फ्रेंच का विद्वान गार्सा दत्तासी भारत नहीं आया था, एक बार भी भारत नहीं आया था। फ्रेंच में बैठकर ही हमारे हिंदी का इतिहास लिख रहा है। और पुस्तक का नाम हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, तो आप लोग इसकी पुस्तक का नाम लिख लीजिए। इसकी रचना का क्या नाम है? इस्तवारदाला रचना। कौन सी है? इस्तवार दा ला, इस्तवार दाला लिटरेचर
उत्तर एंदुई ए हिंदुस्तानी, एंदुई ए हिंदुस्तानी, ए हिंदुस्तानी, ये इसकी पुस्तक का नाम, इसकी रचना का नाम। गाता दत्ताची जिस पुस्तक को लिख रहा है उस पुस्तक का क्या नाम है? इस्तवार दाला लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी। ये कहाँ का विद्वान था? फ्रेंच विद्वान था। भारत में कितनी बार आया था? एक बार भी नहीं आया था, फिर भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा है। जो व्यक्ति भारत में नहीं आया था वो अगर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेगा तो जो हम भारतीय हैं, हम जैसे भारतीयों को क्या होगी? शर्म की बात होगी कि जो हमको देखा नहीं है, जो हमको समझता नहीं है, वो क्या लिख रहा है? हमारी हिंदी का इतिहास लिख रहा है। चलो इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। इसकी रचना का क्या अर्थ होता है? तो आप लिख लीजिए हिंदी में अर्थ। इसका क्या? हिंदी में अर्थ। हिंदी में इसका क्या अर्थ होता है? हिंदी में इसका अर्थ होता है हिंदुस्तानी एवं हिंदुई, हिंदुस्तानी एवं हिंदुस्तानी एवं हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास। अब इसमें हिंदुस्तानी और हिंदुई क्या है? हिंदुस्तानी वह भाषा है जो भारत में रहने वाले मुसलमानों द्वारा प्रयोग की जाती थी। उर्दू मिक्स, जिसमें उर्दू मिश्रित भाषा प्रयोग होती थी, वो कौन सी भाषा थी? हिंदुस्तानी। और जो हिंदी भाषा प्रयोग करते थे, जो हिंदू लोग थे, वो कौन सी भाषा प्रयोग करते थे? हिंदी। उसमें उर्दू मिक्स नहीं होती थी, उस भाषा को क्या कहते थे? हिंदुई भाषा। तो इसका हिंदी अर्थ क्या हो गया? हिंदुस्तानी है हिंदुई साहित्य का इतिहास। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इस रचना का प्रकाशन कब हुआ था? इस रचना का प्रकाशन कब हुआ था? इसके प्रकाशन की बात करते हैं। इसके प्रकाशन को हम दो भागों में बांटेंगे। दो भाग में, क्योंकि ये दो संस्करण में हुआ था। पहला संस्करण कब था? पहला संस्करण प्रथम संस्करण में लिख लीजिए, प्रथम संस्करण, प्रथम संस्करण। और इसमें द्वितीय संस्करण, द्वितीय संस्करण। अब प्रथम संस्करण में कितने भाग थे? दो भाग थे। इसके दो भाग, इसके कितने भाग थे? दो भाग। प्रथम भाग और द्वितीय भाग, द्वितीय भाग। प्रथम भाग कब प्रकाशित हुआ? 1839 ईस्वी, 1839 ईस्वी। द्वितीय भाग कब प्रकाशित हुआ? 1847 ईस्वी, 1847 ईस्वी। अब द्वितीय संस्करण जब प्रकाशन में आया तो इसके कितने भाग हो गए? तीन भाग हो गए। कितने भाग हो गए? तीन भाग। इसमें प्रथम भाग, प्रथम भाग
कब था? ये था 1970 ईस्वी, 1970 ईस्वी। उसके बाद फिर द्वितीय भाग कब था? 1900 सॉरी 1870 ईस्वी। और ये कब था? 1870 ईस्वी। उसके बाद तृतीय भाग आता है। तृतीय भाग कब था? तृतीय भाग था 1871 ईस्वी, 1871 ईस्वी। अब यहां आप लोग इसको समझ लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को हम देख रहे हैं। सबसे पहले हमने देखा दार्ता ताशी को। कहाँ का विद्वान है? फ्रेंच का विद्वान है। इसकी रचना का क्या नाम है? इस्तवार गाला लित्योत्तर हिंदुस्तानी। हिंदी में अर्थ क्या होता है? हिंदुस्तानी और हिंदुई साहित्य का इतिहास। इसका प्रकाशन, इस रचना का प्रकाशन कितने संस्करण में हुआ? 2 संस्करण में। आपसे ये पूछा जाएगा कि इसका प्रथम संस्करण का प्रथम भाग कब आया? तो आप बताएंगे 1839 में। द्वितीय संस्करण, प्रथम संस्करण का द्वितीय भाग पूछता है तो आप बताएंगे 1847 ईस्वी। अगर आपसे ये पूछता है कि द्वितीय संस्करण कब आया तो आप क्या बताएंगे? 1871 ईस्वी। और द्वितीय संस्करण का प्रथम भाग कब आया? तो 1870। और द्वितीय भाग कब आया? तो 1870 ईस्वी। ठीक, यहां तक आपको बात क्लियर हो गई। इसकी भाषा, अगर आपसे ये पूछे कि इस्तवार गाला लित्योत्तर हिंदुस्तानी किस भाषा में लिखा गया है तो आप लोग ये समझिए कि अगर एक विद्वान एक बार भारत नहीं आया है और फ्रेंच में बैठकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिख रहा है तो आप ही बताइए कौन से भाषा में लिखेगा? फ्रेंच भाषा में ही लिखेगा, क्योंकि उसे हिंदी का कुछ ज्ञान नहीं है। अगर आपसे ये पूछा जाए हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? इस्तवार गाला लित्योत्तर हिंदुस्तानी। आइए आप लोग इसमें थोड़ा सा इसके प्रकाशन संस्था का नाम लिखते हैं, उसके बाद इसमें थोड़ा सा विशेष तत्व आपको लिखवा देते हैं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसको नोट डाउन कर लिए हैं? जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब ये प्रकाशन कहां से हुआ। अगर ये इन्होंने किताब को लिखा, इसका प्रकाशन कहां से हुआ, आइए इसको देखते हैं। आप लोग लिख लीजिए प्रकाशन संस्था। प्रकाशन संस्था, प्रकाशन संस्था कौन सी थी? प्रकाशन संस्था थी द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी। द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी कहाँ की थी? आयरलैंड की। आयरलैंड की कमेटी थी। यदि आपसे ये पूछता है कि इस्तवार गाला लित्योत्तर हिंदुस्तानी का प्रकाशन कहां से हुआ? द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड से, ये बताना है। अब आइए थोड़ा सा जानते हैं कि किस भाषा में रचित है। इसके विशेष तत्व को देखते हैं तो आप लोग हेडिंग में लिखिए विशेष तत्व। विशेष
तथ्य, तथ्य, विशेष तथ्य। सबसे पहली बात, किस भाषा में रचित है? फ्रेंच भाषा में रचित है। फ्रेंच भाषा में रचित है। उसके बाद दूसरी बात क्या है इसमें? हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है। प्रथम ग्रंथ है। कौन सा? इस्तवारदाला लित्रोते हिंदू हिंदुस्तानी, गारसा दतासी की रचना, प्रथम ग्रंथ है। इसके बाद इसमें लिखिए वर्णानुक्रम, वर्णानुक्रम पद्धति, वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। में रचित है, ये बात हो गई इसमें। तीसरी बात क्या है? तीसरी बात इसमें है, इसमें इसमें उल्लिखित प्रथम कवि, इसमें उल्लिखित प्रथम कवि, प्रथम कवि कौन है? अंगद। प्रथम कवि अंगद एवं अंतिम कवि एवं अंतिम कवि कौन है? हेमंत पंत है। हेमंत पंत है। हेमंत पंत है। ठीक। और इसमें क्या है? आइए इसको देखते हैं। हिंदी के प्रथम कवि के बारे में, हिंदी के प्रथम कवि के बारे में, हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं, कोई विचार नहीं दिया है, नहीं दिया गया, नहीं दिया गया है, नहीं दिया गया है। ठीक। अगली चीज, एक एक लाइन को बाद में समझेंगे, पहले नोट डाउन करते रहें। काल विभाजन का प्रयास भी नहीं किया गया है। काल विभाजन का प्रयास भी नहीं किया गया है। काल विभाजन का प्रयास भी नहीं किया गया है। इसके बाद और क्या है इसमें? कुल रचनाकार, इसमें कुल कितने रचनाकार हैं इसको देखते हैं। कुल रचनाकार, कुल रचनाकार, कुल रचनाकार कितने? 738, 738। हिंदी के रचनाकार केवल 72 थे। हिंदी के
रचनाकार केवल 72 थे। 72 कवि थे या चाहे 72 थे, सीधा लिख लीजिए आप। चलो इतना नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये गाथा दत्तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ किस भाषा में? फ्रेंच भाषा में है। ये हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ अगर पूछेगा तो कौन सा है? गाथा दत्तासी द्वारा रचित कौन सा? स्तुवारदाला लित्रोत्तर इंडो हिंदुस्तानी। और किस पद्धति में गाथा दत्तासी लिखते थे? वर्णानुक्रम पद्धति में लिखते थे। तो अपने इतिहास ग्रंथ को किस पद्धति में लिखा है? वर्णानुक्रम पद्धति में लिखा। इसमें उल्लिखित प्रथम कवि कौन है? अंगद। इसमें प्रथम कवि मतलब वर्णानुक्रम के अनुसार से लिखा है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले ए से शुरू होने वाले नाम अंगद को रखा है। ये नहीं कि आप ये सोचो कि हिंदी के प्रथम कवि रख दिए। हिंदी के प्रथम कवि का कोई विचार इन्होंने नहीं किया, इसीलिए हमने इस लाइन में आपको लिखवा दिया है कि इन्होंने हिंदी के प्रथम कवि के बारे में कोई विचार नहीं दिया है। और अंतिम कवि को हेमंत को रखा है। ये नहीं बताया है कि हिंदी के प्रथम कवि अंगद है, जिस बात की चर्चा इन्होंने नहीं की है। काल विभाजन का प्रयास भी नहीं किया है, जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आदिकाल, फिर मध्यकाल, फिर पूर्व उत्तर काल। ये विभाजन जैसे भी विभाजन होता है, जैसे आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, वीरगाथा काल, उसके बाद फिर भक्ति काल, रीत काल, आधुनिक काल, ये ऐसा कोई विभाजन इन्होंने नहीं दिया है। और कुल रचनाकार कितने हैं इनकी रचना में? किस रचना में? स्तुवारदाला लित्रोत्तर इंडो हिंदुस्तानी में कुल रचनाकार कितने हैं? 738। और हिंदी के रचनाकार कितने हैं? 72। अब आइए आगे बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। ठीक, समझते हुए चलिए, चाहे एक एक कवि पढ़ाना पड़े हम पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। आगे लिखिए, गाथा दत्तासी ने इस इतिहास ग्रंथ, गाथा दत्तासी के इस इतिहास ग्रंथ, गाथा दत्तासी के इस इतिहास ग्रंथ का 1848 ईस्वी में 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन मौलवी करीमुद्दीन किसके इतिहास ग्रंथ को? गाथा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ को 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने YF फैलन के सहयोग से
सहयोग से, सहयोग से तबकात उ शुशअरा, तबकात उ शुशअरा, तबकात उ शुशअरा एवं तज़किरा ई, एवं तज़किरा तज़किरा ई, एवं तज़किरा ई, एवं तज़किरा ई शुशअराई, शुशअराई, शुशअराई हिंदी नामों से, हिंदी नामों से अनुवाद किया। गाथा दत्तासी के इस इतिहास ग्रंथ का 1848 ईस्वी में मौलवी करीमुद्दीन ने वायब फैलन के सहयोग से तबकात उ शुशअरा एवं तज़किरा ई शुशअराई हिंदी नामों से उर्दू में अनुवाद किया। उर्दू में अनुवाद किया, ये नाम उर्दू का है इसीलिए आप लोग इसमें लिख लीजिए उर्दू में अनुवाद किया, अनुवाद किया, उर्दू में अनुवाद किया। आगे लिखिए मौलवी करामुद्दीन द्वारा अनुदित, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित, मौलवी करीमुद्दीन द्वारा अनुदित ग्रंथ में कुल, ग्रंथ में कुल 1004 रचनाकारों का परिचय है। 1004 रचनाकारों का परिचय है। 1004 रचनाकारों का परिचय है, जिसमें हिंदी की केवल, जिसमें हिंदी के केवल कितने 62 कवि। लो अब यहाँ और भी घट गए, मतलब लिख जिसका रहे उनको ही बाहर कर दे। जिसमें हिंदी के केवल 62 कवि हैं, कवि हैं। देखिए जाति देखिए आप लोग, एक फ्रेंच विद्वान ने लिखना चालू किया, चलो ठीक किसी तरह हम लोगों ने इसको बर्दाश्त किया। एक फ्रेंच विद्वान कम से कम लिख तो रहा है, हमको जागृत तो कर रहा है, हमारे बारे में कुछ शुरू तो किया है, यहाँ तक तो हमने ठीक है। उसके बाद उन्होंने लिखा, कितने कवि को रखा 738 कवि। 738 कवि में 72 कवि हिंदी के रखे। उसके बाद उसी के रचना को, किसके, गाथा दत्तासी की रचना को अनुवाद कर रहे हैं। कौन, मौलवी करामुद्दीन। ये अनुवाद कर रहे हैं कब, 1848 में। जो गाथा दत्तासी ने इतिहास लिखा था कब लिखा था, 1839 में। अब इसी का अनुवाद कर रहे हैं मौलवी करीमुद्दीन। कर क्या रहे हैं, चलो ठीक है, दो लोगों ने अनुवाद किया, दो लोगों ने अनुवाद किया किस नाम से, तबकात शुशअरा एंड तज़किरा इन शुशअरा हिंदी नामों से उर्दू में अनुवाद किया। नाम हिंदी का था तबकात शुशअरा, लेकिन कौन सी भाषा में अनुवाद किया, उर्दू में।
और मौलवी करामुद्दीन ने क्या किया, अपने अनुदित ग्रंथ में 1004 कवियों को शामिल कर लिया। 1004 कवि जब आप यहाँ पे 738 घटा देंगे, 738 कवियों को घटा देंगे, ये हो गया 14 में से 8 गया 6। हमारी मैथ बहुत कमजोर है, आप लोग मदद करिएगा। ये 6 और यहाँ 9 में से 266 कवि। अगर 266 कवि बढ़ रहे हैं तो किसके बढ़ने चाहिए? आप बताओ किसके बढ़ने चाहिए? हिंदी के बढ़ने चाहिए ना, लेकिन नहीं। यहां भी देखो मौलवी करामुद्दीन द्वारा क्या हुआ, हिंदी के कवियों को और कम कर दिया गया। चलो अब कोई हिंदुस्तानी आएगा, हो सकता है थोड़ा सा आगे बढ़ाए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं हम लोग। आगे क्या है, फिर इनके इतिहास ग्रंथ को क्या होता है, एक हिंदुस्तानी चल रहा है अनुवाद करने। कौन है, आगे लिखिए, गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी, गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का, के इतिहास ग्रंथ का, के इतिहास ग्रंथ का 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में, 1952 ईस्वी में लक्ष्मी सागर वासणे, लक्ष्मी सागर वासणे, ये है। हिंदुस्तानी तो ये भी थे, लेकिन ये थे मुसलमान, इसीलिए उर्दू के कवियों को बढ़ावा दिए होंगे। अब आइए, एक हिंदू व्यक्ति हिंदी के कवियों को बढ़ावा देगा। गारसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का 1952 में लक्ष्मी सागर वासणे, लक्ष्मी सागर वासणे ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, ने हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास, हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया, नाम से हिंदी में अनुवाद किया। चलो हिंदी में अनुवाद किया। कुल रचनाकार 358, किसमें, इसमें हिंदुई साहित्य का इतिहास में कुल रचनाकार कितने, 358। लो सबको काट पीट के बराबर कर दिया। कुल रचनाकार 58, हिंदी के रचनाकार, हिंदी के रचनाकार कितने, 220, 220। अब सही हुआ कुछ, अब जाके सही हुआ। अगर हिंदी साहित्य का इतिहास भारतीयों का लिखा जा रहा है तो उसमें किसके कवि होने चाहिए, हिंदी के। हिंदी साहित्य लिखा जा रहा है तो हिंदी के कवि चाहिए, ना कि फ्रेंच के कवि चाहिए, ना तो अंग्रेज के कवि चाहिए, ना तो उर्दू के कवि चाहिए। हमको किसके कवि चाहिए, हिंदी के। तो ये काम किसने किया, लक्ष्मी सागर वासणे। लेकिन एक बहुत खुश होने की बात नहीं है कि लक्ष्मी सागर वासणे ने इसमें कुल रचनाकार 358 रख दिया और हिंदी के रचनाकार 220 रख दिए तो हमने टॉप मार दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अभी हुआ क्या है, अभी दूसरे के कॉपी को कॉपी करके आप बहादुर नहीं कहलाएंगे। अभी आपको भी कुछ करना होगा तभी आप बहादुर कहलाएंगे।
तो गाथा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का 1952 में लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किस नाम से अनुवाद किया? हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। ये बात तो यहाँ तक तो ठीक हो गई। और इसमें रचनाकार कितने थे? 358 और हिंदी के रचनाकार 220 थे। यहाँ तक भी ठीक हो गया, क्योंकि उस समय मुसलमान भी थे तो उनके भी कवि अच्छे होंगे, तो उनको भी इन्होंने रखा। लेकिन हिंदी का साहित्य लिखा जा रहा था तो हिंदी कवियों को विशेष स्थान दिया। ये भी बात अच्छी थी इसमें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। जो इन्होंने गाथा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ का लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदू साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया। यहां तक तो ठीक हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा इसमें ये लिख लीजिए, इसको मिटाने के बाद पहले जो नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? इतिहास लेखन का कार्य भी इतनी आसानी से नहीं हुआ है जितनी आसानी से हम लोग समझ रहे हैं। इसमें भी बहुत तनातनी हुई होगी कि हमारे कवि ऊपर होने चाहिए, हमारे कवि ऊपर होने चाहिए। अभी तो आगे आप लोग पढ़ोगे तो न जाने कितनी कहानियों को तो अंग्रेजों ने जलवा दिया है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित गई कहानी सोजे वतन को भी अंग्रेजों ने जलवा दिया, और सब आगे देखा जाएगा। पहले यहां पर देख लीजिए। वार्ष्णेय जी जो हिंदी साहित्य में हिंदियों के रचनाकारों को विशेष स्थान दिए, वो क्या थे? वार्ष्णेय प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर। ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। वार्ष्णेय किस पद पे थे? वार्ष्णेय प्रयाग विश्वविद्यालय, प्रयाग विश्वविद्यालय। और अगर इनके बारे में जानकारी हमको मिलेगी तो हम आप लोगों को बताएंगे। पहले इतना आप लोग जानते रहिए। वार्ष्णेय प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर में हिंदी के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर थे। एक मुख्य चीज और इसमें डाल लीजिए आप, गाथा दत्तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ, गाथा दत्तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ, इतिहास ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र गाथा दत्तासी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वृत्त संग्रह कहा है। वृत्त संग्रह कहा है। वृत्त संग्रह कहा है। ये हो गया गाथा दत्तासी के बारे में। जो मुख्य बातें थी हमने गाथा दत्तासी के बारे में जान ली। गाथा दत्तासी फ्रेंच विद्वान थे। उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ को किस भाषा में लिखा है? फ्रेंच भाषा में लिखा है। और उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ लिखा है। और उन्होंने कालक्रम की कोई चर्चा नहीं की है, प्रथम कवि की कोई चर्चा नहीं की है, काल विभाजन का भी प्रयास नहीं किया है। उनके ग्रंथ को सबसे पहले जो अनुवाद किया था 1848 में मौलवी करीमुद्दीन ने अनुवाद किया था। किस नाम से? तबकात-उ-शुरशुरा नाम से।
YF फैलन इसमें सहयोग किए थे अनुवाद करने में। उसके बाद उसका अनुवाद 1852 में किसने किया? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया। कितने कवि सम्मिलित किए? 358 कवि सम्मिलित किए। हिंदी के कितने कवि थे? 220 कवि थे। और आगे चल के आचार्य रामचंद्र जो आलोचक हैं, उन्होंने इस रचना को क्या कहा? इसमें जो रचित इतिहास ग्रंथ है, इसको क्या कहा? वृत्त संग्रह कहा। ये पूछा जाता है, गाथा दत्तवासी द्वारा रचित इतिहास संग्रह को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? वृत्त संग्रह कहा था। तो आप लोग नोट डाउन कर ले। चलते हैं दूसरे कवि के पास। चलिए, 1839 से शुरू हुई ये कहानी लिखने की। अब आइए दूसरे नंबर पे दूसरे कवि को देखते हैं। दूसरे नंबर पे हम रखेंगे शिवसिंह सेंगर। किसको? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। दूसरे कवि कौन है? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठीक। इनकी रचना का क्या नाम है? रचना का नाम, रचना बहुत का नाम इतना तो आप लोग समझ ही जाए। शिव सिंह सरोज। शिव सिंह। ये सारी चीजें समझने के लिए ही हमने पीछे की क्लास को चलवाई, ताकि ये आपको कहीं पर कठिनाई महसूस ना हो। जो पीछे की क्लास को देखता हुआ आएगा, वो इन सब चीजों को अच्छे से समझ लेगा, क्योंकि इसकी चर्चा हमने पीछे भी एक बार कर दी है। इसका प्रकाशन, इसका समय क्या है? 1883। 1883 ईस्वी। जो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में जो इतिहास ग्रंथ हम लिखवा रहे हैं, इनका सन आप लोगों को भली भांति पता होना चाहिए, क्योंकि ये रचना का नाम देकर के इसका सन पूछ सकता है, क्योंकि रचना आप लोग देख रहे कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आपसे ये पूछता है गाथा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार जाला लिखोत्तर हिंदुस्तानी का समय, तो आप लोग 1839 प्रथम भाग है, प्रथम संस्करण का प्रथम भाग 1839, द्वितीय भाग 1847। अभी तक यहीं से क्वेश्चन आया है, द्वितीय संस्करण से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। हो सकता है पूछ ले, आप लोगों को हमने जानकारी के लिए बता दिया। चलिए, इसमें लिखिए, इसका प्रकाशन कब है? 1883 ईस्वी। इसमें लिख लीजिए, इसके प्रकाशन में थोड़ा सा, इसका प्रथम प्रकाशन, इसका, क्योंकि अब क्वेश्चन अंदर से पूछ रहा है, सतही तौर से नहीं पूछ रहा है, इसलिए थोड़ा सा डीपली तो पढ़ना ही पड़ेगा। इसका प्रथम प्रकाशन, इसका प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में, 1878 ईस्वी में इसका प्रथम प्रकाशन 1878 ईस्वी में हुआ। किंतु कुछ त्रुटियां रह जाने के कारण, कुछ त्रुटियां रह जाने
के कारण, कुछ त्रुटियां रह जाने के कारण इसे 1883 ईस्वी में, इसे 1883 ईस्वी में पुनः प्रकाशित करवाया गया। पुनः प्रकाशित करवाया गया। एक बार हो चुका था तो दोबारा क्या हो रहा है, पुनः प्रकाशित करवाया गया। प्रकाशन संस्था कौन सी थी? प्रकाशन संस्था थी इसकी नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ। नवल किशोर प्रेस लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा लिखिए, विशेष तत्व के बारे में। इसका क्या विशेष तत्व है? विशेष तत्व, इसमें लिखिए हिंदी में रचित, हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ। हिंदी में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। और इसमें क्या है, वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। 1 नंबर हो गया। 2 नंबर पे वर्णानुक्रम पद्धति में रचित है। 3 नंबर पे आप लोग लिखिए कालिदास त्रिवेदी के, इनकी भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग पीछे वाली क्लास में। कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर, कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर रचना की गई है। के आधार पर रचना की गई है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए समझ लेते हैं। दूसरे रचनाकार कौन से हैं हमारे? ठाकुर शिव सिंह सेंगर। क्रम से लिख रहे हैं। पहले हमारे कौन से थे? गाथा दत्तासी। दूसरे पर ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ठाकुर शिव सिंह सेंगर की रचना का क्या नाम है? शिव सिंह सरोज। इसका रचना काल 1883 ईस्वी। इसका प्रकाशन एक बार 1883 के पहले ही हो चुका था। कब? 1878 में। लेकिन उसमें कमी रह गई। जब किसी चीज में कोई कमी रह जाती है और उसको संशोधित करके दोबारा उसका प्रकाशन किया जाता है, बिल्कुल उसको दुरुस्त करके प्रकाशन किया जाता है, तो उसका प्रकाशन वही माना जाता है। लेकिन अगर आपसे परीक्षा में ये पूछता है कि इसका प्रथम प्रकाशन कब हुआ था, तब आप लोग 1878 ईस्वी बताना। और नहीं तो अगर ये आपसे पूछता है शिव सिंह सरोज का प्रकाशन वर्ष कब है, तो 1883 ईस्वी बताना है। अगर आपसे पूछता है कि प्रकाशन संस्था का क्या नाम है,
तो आपको बताना है नवल किशोर प्रेस, लखनऊ। और इसमें ये चीजें देखकर आप भ्रमित मत होइए, हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ इसमें भी लिखाए हैं और उसके पीछे वाली रचना में भी हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ लिखवाए, क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया है। अगर आपसे ये पूछता है कि हिंदी में रचित हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है, तो आप कौन से बताएंगे? शिव सिंह सरोज को बताएंगे। अगर आपसे ये पूछता है हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ कौन सा है, तो आप कौन सा बताएंगे? गासा दत्तासी द्वारा रचित स्तुवारदाला लित्रोत्तर हिंदू हिंदुस्तानी। ठाकुर शिव सिंह सेंगर और गासा दत्तासी दोनों ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कौन सी पद्धति का प्रयोग किया था? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था। और इनकी रचना किसके आधार पर हुई? कालिदास त्रिवेदी की रचना कालिदास हजारा के आधार पर हुई। कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा के आधार पर रचना की गई। कौन सी रचना की गई है? शिव सिंह सरोज। ये नोट डाउन कर लिया है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। कुल रचनाकार इसको 2 नंबर भी मिटा देते हैं। इसमें आगे लिखिए, क्रम डाल रहे थे ना। कुल रचनाकार कितने हैं? 1003। कुल रचनाकार 1003। और रचनाकार किसके हैं? प्राकृत के हैं। प्राकृत के कवि हैं और हिंदी के कवि हैं। हिंदी के कवि हैं और अपभ्रंश के कवि हैं। अपभ्रंश के कवि हैं। ठीक। कुल रचनाकार कितने हैं? 1003। इन्होंने प्रथम कवि के बारे में चर्चा की है। इन्होंने क्या बताया है? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। कवि माना है। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना। वर्णानुक्रम के हिसाब से नहीं, हिंदी का, हिंदी साहित्य के हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? पुष्य या पुंड को किसने माना है? शिव सिंह सेंगर ने माना है। अगर आपसे ये पूछे पुष्य और पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है, तो आपको क्या बताना है? शिव सिंह सेंगर को बताना है। ठीक, आगे लिखिए। जो डाउट हो आप लोग कमेंट में लिख लीजिएगा, उसको कल क्लियर कर दिया जाएगा। कल, आज नहीं, कल क्लियर कर दिया जाएगा। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। मतलब शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया है। नहीं किया गया, नहीं किया गया है। इसके बाद और इसमें क्या है? शुक्ल जी, शुक्ल जी कौन? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। पूरा लिख लीजिए आप लोग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी वृत्त संग्रह कहा। वृत्त
संग्रह कहा है, कहा है, कहा है। इसमें आप लिख लीजिए कुल रचनाकार कितने हैं, 103 है। कौन से कवि हैं, प्राकृत के कवि हैं, हिंदी के कवि हैं, अपभ्रंश के कवि सम्मिलित किए गए हैं। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है, पुष्य या पुण्य को माना है। दोनों में से एक भी पूछ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी वित्त संग्रह कहा है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे भी वित्त संग्रह कहा है। वित्त संग्रह किसे कहते हैं, ये चीज जान लीजिए। जब किसी कवि की, वृत्त का मतलब होता है कि जब किसी कवि के जीवन परिचय दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, वित्त संग्रह कहते हैं। इन दोनों रचनाओं में रामचंद्र शुक्ल को ऐसा लगा कि इन दोनों रचनाओं में कुछ बताया नहीं गया, केवल कवि का नाम दे दिया और उनके जीवन परिचय को दे दिया गया है। तो ऐसी रचनाओं को रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, वित्त संग्रह नाम दे दिया कि ये इसमें कुछ है नहीं, कुछ जानकारी हमको मिलती नहीं, लेकिन इतिहास लिखा गया है, इसी के बेस पर हमारी शुरुआत हुई है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ नहीं होगा, इसी के बेस पे हमारा इतिहास लिखा गया है। लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने इन दोनों रचनाओं को क्या कह दिया है, वित्त संग्रह कह दिया। केवल इसमें कवियों के जीवन परिचय के बारे में ही बताया गया है। वित्त संग्रह का मतलब ये होता है कि जीवन परिचय के बारे में बताना। ठीक, यहां तक आपको क्लियर हो। आइए आगे बढ़ते हैं अगले कवि की तरफ, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तीसरे नंबर पर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनकी रचना का क्या नाम, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इनके बारे में देखते हैं। इनकी रचना का नाम लिखिए। इनकी रचना का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका रचना काल कब है, 1888 ईस्वी। 1888 ईस्वी। थोड़ी सी एक नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए आप लोग। द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक
विशेषांक के रूप में 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में तथा पुस्तकाकार रूप में पुस्तकाकार के रूप में प्रकाशन 1889 ईस्वी में हुआ। पहले लिखवा देते हैं, उसके बाद इसको समझाएंगे। ठीक, अब हेडिंग डाल लीजिए विशेष तत्व। विशेष तथ्य में आप लोग लिखिए अंग्रेजी भाषा में रचित, ये रचना कौन सी, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान की भाषा में, अंग्रेजी भाषा में रचित। उसके बाद 2 नंबर पे कालानुक्रम पद्धति में रचित, कालानुक्रम पद्धति में रचित, कालानुक्रम पद्धति में रचित कालानुक्रम पद्धति में रचित कुल रचनाकार 952, कुल रचनाकार 952, कुल रचनाकार 952, सभी रचनाकार हिंदी के हैं। कुल रचनाकार 952 और सभी रचनाकार हिंदी के हैं। इतना नोट डाउन कर लीजिए और इतना समझ भी लीजिए। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की रचना का क्या नाम है, द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसका रचना काल अगर आपसे पूछता है तो क्या बताएंगे आप लोग, 1888 में। लेकिन यहाँ पर लेकिन लगता है, क्योंकि अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता है कि पुस्तकाकार में इसका प्रकाशन कब हुआ है, तो आप लोग इसको देख लीजिए कब हुआ है, 1889 ईस्वी में। इस चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि पुस्तकाकार में कब हुआ, 1 साल बाद हुआ। और अगर आपसे डायरेक्ट यही पूछता है द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन कब हुआ, तो आपको क्या बताना है, 1888 ईस्वी। आइए अब देखते हैं इसका प्रकाशन कहां से हुआ। इसका प्रकाशन द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका से हुआ। ठीक है, और इसमें विशेष तथ्य के रूप में देखते हैं तो ये अंग्रेजी भाषा में रचित है, हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया। लेकिन इसमें जो रचनाकार है 952 तो कुल रचनाकार हैं वो किसके हैं, हिंदी के हैं। और पद्धति कौन सी अपनाई थी जॉर्ज अब्राहम ने, आपको ये पता ही है, कालानुक्रम पद्धति को अपनाया था जॉर्ज अब्राहम। ठीक, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन कभी कभी ये नाम नहीं देता है, ये चीज आप लोग भी ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ये नाम यहां से हट भी जाता है, ये नाम यहां से हट भी जाता है, तो केवल क्या आएगा, ग्रियर्सन ही पूछ सकता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम क्या है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। लेकिन कभी कभी यही पूछता है कि ग्रियर्सन की रचना कौन सी है, आपको रचना का नाम दे देगा
और आपसे पूछ लेगा किसकी रचना है, केवल ग्रियर्सन ही लिख सकता है। आप इस चीज के लिए सजग रहिएगा। इसको पूरा कर देते हैं। जॉर्ज अब्राहम, आपको समझाने के लिए हमने मिटा दिया था, अब्राहम ग्रियर्सन। इतना आप लोग समझदार हो, आपको मिटा के बताने की जरूरत नहीं। अगर केवल ग्रियर्सन आता है तब भी वो द मॉडर्न वाला पूरी किसकी होगी, ग्रियर्सन की होगी। अगर पूरा नाम आता है तो पूरा नाम। ठीक है, आप लोग नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलो ठीक है। लाइट आ गई है। आगे लिखिए इसी क्रम में। 4 नंबर पे कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। ठीक, आगे नोट डाउन कर लीजिए। 5 नंबर, पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के इतिहास, हिंदी के रचनाकारों, पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के रचनाकारों को स्थान दिया गया है। इसमें कुल 12 अध्याय हैं। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा। 11 युगों में बांटा। अब कौन कौन से हैं 11 युग, आप उनका नाम भी लिख के चलिए। पहला नंबर चारण काल। दूसरे नंबर पर क्या है, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण। 15वीं
15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण उसके बाद जायसी की प्रेम कविता 3 नंबर पे क्या है? जायसी की प्रेम कविता, जायसी की प्रेम कविता। 4 नंबर पर क्या है? ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय। नंबर 5 पे क्या है? मुगल दरबार, मुगल दरबार। नंबर 6 पे तुलसीदास, तुलसीदास। नंबर 7 पे रीत काव्य, रीत काव्य। नंबर 8 पे आप लोग लिखिए तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि, तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि। और नंबर 9 पे लिखिए, महारानी विक्टोरिया, महारानी विक्टोरिया। नंबर 10 लिखिए कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। पहले इसको पूरा कर लीजिए, के शासन में हिंदुस्तान, के शासन में हिंदुस्तान। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। नंबर 10 पे क्या है? कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। 11 नंबर पे क्या है? 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी। और ये हो गई 11 युग। इसी को 12 अध्याय में बांटा है। 12वां नंबर है विविध। ठीक, नोट डाउन कर लो, इसको बताते हैं आप। हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग जॉर्ज अब्राहम जेनसन को देख रहे थे। कालानुक्रम पद्धति में रचित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ पूछता है तो आपको क्या बताना है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान।
पहला इतिहास ग्रंथ जिसमें केवल हिंदी के कवियों को सम्मिलित किया गया। इसके पहले जो हमारे रचनाकार हुए, जो इतिहासकार हुए हैं, उन्होंने क्या किया था, उसमें उर्दू और अन्य कवियों को भी सम्मिलित कर लिया था। और इसमें कुल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय हैं। और इसमें कुल कितने रचनाकार हैं? 952 रचनाकार, 952 रचनाकारों को सम्मिलित किया गया है। हिंदी साहित्य के विकास क्रम को 11 युगों में बांटा गया है। ये जो 11 युग हैं, ये इसका 11 नंबर तक इसकी युगों के नाम, और इसके अध्याय 12 हैं। तो 12वां अध्याय में विविध है, तो मतलब ये पूरा मिला लेंगे तो कितने अध्याय हो जाएंगे? 12 अध्याय हो जाएंगे। विकास क्रम कितना है? 11 है। इसको हमारे एक दोस्त ने बहुत ही अच्छे ट्रिक से, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो बहुत ही अच्छे ट्रिक से याद करवाया था। आप लोगों को वो ट्रिक बता देते हैं। तो उसकी ट्रिक क्या थी? इसका एक अक्षर ले लिया था, इसका एक अक्षर ले लिया था, इसका एक अक्षर ले लिया था, इसका। अब आइए उस ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक ऐसा नहीं है मेरा एक अच्छा दोस्त था, वो भी आज मेरा एक अच्छा दोस्त है। आज भी मैं उससे बहुत ही लगाव है मुझको, और लगाव सदैव बना रहेगा। अच्छा दोस्त है तो लगाव सदैव बना रहेगा। आप लोग लिखिए, इसमें से चा ले लीजिए, इसमें से पा ले लीजिए, और इसमें से पूरा ले लीजिए। अभी हम इसको लिखवा रहे थे तो हमको ध्यान में आ गया। उसकी ट्रिक थोड़ी सी गंदी है, लेकिन लाजवाब है। एक बार आप पढ़ोगे तो कभी जीवन में इसका क्रम नहीं भूलोगे। अगर परीक्षा में पूछेगा तो आप तुरंत इसको सेट कर ले जाओगे। सबसे पहले 18वीं, सबसे नीचे हमको 18वीं शताब्दी रखना है। ये चीज तो हमको सबसे अच्छे से मालूम हो गई। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। चाप जायसी वृक्ष के मुगलों को, चाप जायसी वृक्ष के मुगलों को तुलसी रीत, तुलसी के रीत तुलसी से, चाप जायसी मूल के वृक्ष के मुगलों को तुलसी तुलसी की रीत की रीत, तुलसी की रीत तुलसी से, तुलसी की रीत तुलसी से, तुलसी से। इतना अगर आप लोग याद कर लीजिए, इतना आप लोग जब इसको याद करने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन आप इसके हिसाब से जब देखेंगे, चाप जायसी वृक्ष के मुगलों को, चा से हो गया चारण का, पा से हो गया 15वीं शताब्दी का धार्मिक जागरण, और जायसी से हो गया जायसी की कविता। उसके बाद वृक्ष दे ही किया है, वृक्ष का कृष्ण संप्रदाय के से कोई मतलब नहीं है। मुगलों, मगर मुगल दरबार को से कोई मतलब नहीं। तुलसी, तुलसीदास, रीत, रीत का तुलसी, फिर तुलसी के अन्य प्रवर्ती कवि हो जाएंगे। महारानी विक्टोरिया और कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये आपको पता है। 18वीं शताब्दी आपको अंतिम में पता ही है। ठीक, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। शुक्ल जी ने इन्हें अध्याय न मानकर, इसी में आगे लिखिए, स्टार लगाकर लिखते रहिए।
शुक्ल जी ने इन्हें अध्याय न मानकर अध्यायों के नाम मात्र मांगते हैं। अध्यायों के नाम मात्र मानते हैं। जो पीछे हमने लिखवाया था उसी के बारे में। ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए ग्रियर्सन ने अपने इतिहास ग्रंथ के लिए निम्नलिखित रचनाओं को आधार बनाया। अब रचना कौन कौन सी है आइए देखते हैं। पहले तो गाथा दत्ताची द्वारा रचित कौन सी रचना? इस्तवार दाला लित्रेंदुई हिंदुस्तानी। इस्तवार दाला लित्रुएतर एंदोई हिंदुस्तानी। ये रचना हो गई, इसको आधार बनाया। उसके अलावा और कौन सी रचना को आधार बनाया? शिव सिंह सरोज को बनाया। आधार बनाया। और किस रचना को? भक्तमाल को आधार बनाया। मूल गोसाई चरित कालिदास हजारा। कालिदास हजारा को बनाया। और काव्य संग्रह श्रृंगार संग्रह को आधार बनाया। और किसको बनाया? विचित्रोपदेश को बनाया। विचित्रोपदेश को आधार बनाया। और किसको बनाया था? सुंदरी तिलक को बनाया। को आधार माना था। और राग सागरोद्भव इन सब के रचनाकार हमने लिखवा रखे हैं।
दोबारा रचनाकार लिखाने की कोई जरूरत है नहीं, हमने पीछे करवा दिया है। राग सागरोद्भव, राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम, राग कल्पद्रुम। किसको किसको आधार बनाया? शिव सिंह सरोज को आधार बनाया, भक्तमाल को बनाया, मूल गोसाई चरित को बनाया, कालिदास हजारा को, काव्य संग्रह को, श्रृंगार संग्रह को, विचित्रोपदेश, सुंदरी तिलक और राग सागरो उद्भव को आधार बनाया। इसी में लिखिए, ये थे इसके किस रचना को आधार बनाया था। ठीक, अब लिखिए, इसको यहां से डाउन करते हैं, इसमें लिखते हैं, हिंदी को अंग्रेजों द्वारा अविकृषित माना है। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा अविकृषित हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत माना है, आविष्कृत माना है। आविष्कृत माना है। हिंदी को किसके द्वारा? अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत मतलब उत्पन्न माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है। चलो यहाँ पे नहीं आएगा, इसको मिटा के ही लिखना पड़ेगा। आप लोग नोट डाउन कर लिए, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। हिंदी को अंग्रेजों द्वारा आविष्कृत भाषा माना है। और इसमें भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है। भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन माना है। और इसमें भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा है। स्वर्ण काल कहा है। हिंदी को किससे उत्पन्न माना है? अंग्रेजों से। भक्ति आंदोलन को किसकी देन माना है? ईसाइयत। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा? ग्रियर्सन ने। इसी के नीचे लिख लीजिए टिप्पणी। आप लोग टिप्पणी में लिखिए, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल को हिंदी
भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग श्याम सुंदर दास ने कहा है। श्याम सुंदर दास ने कहा है। ठीक, अगर आपसे ये पूछे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने कहा। अगर आपसे ये पूछे कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, तो श्याम सुंदर दास ने कहा है। अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो काल विभाजन किसने किया था, ग्रियर्सन ने। स्वर्ण काल कौन कहेगा, ग्रियर्सन। और उसके बाद अगर आपको स्वर्ण काल पता हो गया ग्रियर्सन ने कहा है, तो स्वर्ण युग आपको पता ही हो जाएगा कि ये ग्रियर्सन का नहीं है, ये श्याम सुंदर दास का ही है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं एक कवि के बारे में। आज लगता है क्लास ज्यादा लंबी हो रही है, ज्यादा लंबी नहीं हो रही है, क्योंकि जिन्होंने फॉर्म डाल दिया है उत्तराखंड में एलटी की वैकेंसी आई हुई है। आपको यदि नहीं पता है तो ज्ञात होना चाहिए कि उत्तराखंड में एलटी की वैकेंसी आई है, जिसका एग्जाम डेट 13 अप्रैल को दिखा रहा है। हमने आपसे कहा था कि एलटी और टीजीटी पीजीटी की चाहे जो हो गए, एग्जाम पेपर अप्रैल के पहले नहीं हो। तो उसी के संबंध में एलटी की वैकेंसी निकली है उत्तराखंड में, और जिसका एग्जाम 13 अप्रैल को। थोड़ा सा आप 10 मिनट टाइम अगर ऊपर नीचे होता है तो आप लोग मैनेज कर लीजिए, कोई बात नहीं होगी। पढ़ना हम लोगों को है, हम लोग अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे। ठीक है, मिस्र बंधु, मिस्र बंधु, चलो जल्दी जल्दी लिखवाते हैं हम पहले, उसके बाद आपको समझाएं। मिस्र बंधु, इस मिस्र बंधु में कौन कौन थे पहले आप लोग इसको जान लीजिए। इसमें पहला नाम आता है श्याम बिहारी, श्याम बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र, पूरा नाम लिखिए श्याम बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र। उसके बाद आते हैं सुखदेव बिहारी, सुखदेव बिहारी मिश्र। इसके बाद इसमें तीसरा नाम किसका आता है, गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र का तीसरा नाम आता है। मिश्र बंधु में 3 मिश्र हैं, कौन कौन से, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। आपसे इनका तीनों का नाम दे देता है और पूछ लेता है कि इसमें से कौन नहीं है। अब इसी पे आपको कंफ्यूजन के लिए दे देगा क्या, कृष्ण बिहारी मिश्र, कृष्ण बिहारी मिश्र। आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि मिश्र बंधुओं में कौन सम्मिलित नहीं है, तो आप लोगों के सामने ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे कि इसमें सम्मिलित नहीं है, कृष्ण बिहारी मिश्र सम्मिलित नहीं है। तो हम पहले 3 लोगों को याद रखते हैं, कौन है, श्याम, सुख और गणेश। ठीक है, आइए इसके बारे में लिखते हैं। इसको रहने दो, इसको हटा लेते हैं। रचना क्या नाम है इनकी, इनकी रचना का नाम है मिश्र बंधु विनोद। रचना कौन सी है, मिश्र बंधु विनोद, विनोद। इसके कितने हैं, 4 भाग हैं, इसके 4 भाग हैं, इसके 4 भाग हैं, ऐसे इसके 4 भाग हैं। मिश्र बंधु विनोद के कितने हैं, 4 भाग हैं। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन
प्रथम 3 भाग का प्रकाशन। प्रथम 3 भाग का प्रकाशन कब हुआ? प्रथम 3 भाग का प्रकाशन हुआ 1913 ईस्वी। 1913 ईस्वी। चतुर्थ भाग का प्रकाशन, चतुर्थ भाग का प्रकाशन, चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1934 ईस्वी। यदि आपको न याद हो तो आपको याद करने का तरीका हम बता देते हैं। रचना मिश्र बंधु विनोद किसकी रचना है? मिश्र बंधुओं की रचना है। इसके कितने भाग है? 4 भाग। 4 भाग में प्रथम 3 भाग, आपसे कह रहा है 3 भाग, तो अंत में आप क्या देखेंगे? 3। और चतुर्थ भाग में अंत में क्या देखेंगे? 4। ये आपको याद करने का तरीका होगा। अगर आपको ऑप्शन में कंफ्यूजन करेगा तो आपको 1912, 13, 14, 15 देगा, ऐसे करके देगा तो आपको प्रथम 3 भाग कौन सा हो जाएगा? 13 में। और चतुर्थ भाग में आप 4 देख लीजिए, और नहीं तो इसको आगे करके दोनों जोड़ दीजिए, 34 ऐसे निकल आएगा। और इतना आपको दिमाग नहीं लगाना है। अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो ये कर लीजिए, और याद हो जाएगा तो सबसे बढ़िया बात है। चलो आगे देखते हैं पद्धति कौन सी है। इसमें पद्धति कौन सी यूज की गई? कालानुक्रम पद्धति यूज की गई है। कालानुक्रम पद्धति यूज की गई है। और कुल रचनाकार कितने हैं? एग्जैक्ट में आपको मिलेंगे 4591। ठीक, लेकिन 4591 रचनाकारों का परिचय लेकिन कभी कभी लगभग में पूछता है तो लगभग 5000, लगभग ऐसे लिख देते हैं, लगभग 5000। ठीक, लगभग 5000। अब ये हो गया, इसको नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु कौन कौन है? श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी और गणेश बिहारी। इसके इनके रचना क्या नाम है? मिश्र बंधु विनोद है। कुल कितने भाग है? 4 भाग है। प्रथम 3 मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? 1913 में। चतुर्थ भाग का प्रकाशन कब हुआ? 1934 ईस्वी। पद्धति कौन सी है? काला अनुक्रम पद्धति है। कुल रचनाकार कितने? 4591 रचनाकार है कुल। अब कभी कभी लगभग करके पूछता है तो लगभग कितने हैं? 5000। ठीक, अब आगे देखिए विशेष तथ्य इनके देखते हैं। विशेष तथ्य, हेडिंग डाल लीजिए विशेष तथ्य। विशेष तथ्य, विशेष तथ्य में आप लिखिए, यह इतिहास ग्रंथ नागरिक प्रचार सभा काशी द्वारा यह इतिहास ग्रंथ नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा यह इतिहास ग्रंथ नागरिक प्रचारणी सभा काशी द्वारा चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट
की खोज रिपोर्ट, चलाए गए हस्तलिखित ग्रंथों की खोज रिपोर्ट। ये आपको हमने पहले पिछली कक्षा में बता दिया खोज रिपोर्ट कब से कब तक चली थी। चलाए गए खोज रिपोर्ट के अभियान के आधार पर लिखा गया। ठीक, खोज रिपोर्ट अभियान के आधार पर लिखा गया। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल कर उनके साहित्यिक महत्वों पर प्रकाश डाला गया है। उनके साहित्यिक महत्वों पर प्रकाश डाला गया है। उनके साहित्यिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आगे, कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ, स्टार लगाते रहिए, कवियों के जीवन चरित्र के वर्णन के साथ साथ साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। अगला स्टार, तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणियां निर्धारित की गई है। निर्धारित की गई है। मतलब यह ग्रंथ जो लिखा गया किस पे लिखा गया? नागरिक प्रचारणी सभा खोज रिपोर्ट के अभियान के अंतर्गत लिखा गया। इसमें अनेक अज्ञात कवियों को शामिल किया गया है और कवियों के जीवन चरित्र के साथ साथ उनके साहित्य के विविध अंगों पर भी प्रकाश डाला गया है। तुलनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए कवियों की श्रेणियों का निर्धारण भी इसमें किया गया है। कौन से कवि पहले आएंगे और कौन से कवि बाद में आएंगे। अगला स्टार लगा लीजिए, रचनाकारों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। रचनाकारों को 3 भागों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से भाग हैं?
उत्तम, मध्यम, सामान्य। उत्तम, मध्यम और कौन से? सामान्य। उत्तम, मध्यम, सामान्य। हिंदी साहित्य इतिहास का वित्तात्मक लेखन। हिंदी साहित्य इतिहास का हिंदी साहित्य इतिहास का वृत्तात्मक लेखन। वृत्तात्मक लेखन सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद में मिलता है। ठीक, इसको नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? बस यही आज के अंतिम कवि होंगे। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में मिलेंगे। अभी इसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है, मुश्किल से 5 मिनट की क्लास और है। थोड़ा सा और इसमें लिख लीजिए। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचनात्मक सहित इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचनात्मक सहित दिया गया है। इसमें प्रमुख रचनाकारों का विवरण समालोचनात्मक सहित दिया गया है। ठीक, और सामान्य कवियों की नामावली 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 संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। ठीक, संक्षिप्त सूचनाओं के साथ प्रस्तुत की गई है। इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई। इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या प्रदान की गई है। इसमें प्रत्येक कवि को एक सुनिश्चित संख्या
प्रदान की गई है। इसमें ग्रियर्सन की पद्धति का अनुसरण किया गया है। इसमें ग्रियर्सन की पद्धति का अनुसरण किया गया है। इसमें ग्रियर्सन की पद्धति का अनुसरण किया गया है। मिस्र बंधुओं ने निम्नलिखित, आगे लिखिए, मिस्र बंधुओं ने निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का सहारा लिया। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का सहारा लिया है। अपने इतिहास लेखन में निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों का सहारा लिया है। तो इसमें देखिए, कवियों एवं कवियों द्वारा रचित ग्रंथ, कवियों द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ और शिव सिंह सरोज का सहारा लिया है। और किसका लिया है? ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ, ग्रियर्सन का इतिहास ग्रंथ। और किसका सहारा लिया है? और मुंशी देवी प्रसाद के लेख, मुंशी देवी प्रसाद के लेख और किसका सहारा लिया गया है? नागरिक प्रचारणी सभा काशी की खोज रिपोर्ट का सहारा तो लिया ही गया है। ये हम लोग पहले लिख लिए, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, विशेष तथ्य में देख रहे थे, जो मुख्य बातें हैं, बहुत ही डीपली के साथ हम लोग देखते चल रहे हैं। इसके बाहर कुछ नहीं जाना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मिस्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वृत्त संग्रह तथा मिस्र बंधुओं को
परिश्रमी संकलनकर्ता कहाँ है? परिश्रमी संकलनकर्ता कहाँ है? परिश्रमी संकलनकर्ता कहाँ है? किसको? मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वित्त संग्रह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। ये कथन आपसे पूछेगा। मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी वित्त संग्रह तथा मिश्र बंधुओं को परिश्रमी संकलनकर्ता किसने कहा है? तो किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा। इसी में एक और लिख लीजिए। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ का मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी ने इतिहास ग्रंथ का उपजीव मतलब आधार ग्रंथ माना जाता है। मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी ने इतिहास मिश्र बंधु विनोद को शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ का उपजीव आधार ग्रंथ माना जाता है। ठीक, यहाँ तक ठीक है। अब मिश्र बंधुओं का काल विभाजन देखना है, हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज हम लोगों ने हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा को देखा और हमारे हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा की शुरुआत कहाँ से हुई, किस विद्वान ने सबसे पहले इतिहास को लिखा, ये सारी चीजें हम लोग बहुत बारीकी से के साथ देखते हुए आगे बढ़े हैं। और जो आपसे परीक्षा में पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, हमने उसको बहुत बारीकी से आपको करवा भी दिया है। आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।